हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी होती क्या है, ठीक है ना। और आपको बताया था गवर्नमेंट और राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ये आपके मेंस के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, और प्री तो निकल ही जाएगा आराम से। तो आज की इस वीडियो में सेकंड पार्ट में जो हम देखने वाले हैं वो है भारत में अंग्रेजों का आगमन। जैसे जैसे मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक, मैं आपको वीडियो में वो ही दिखाऊंगी, बट आपको क्या करना है, आपको वीडियो शेयर करनी है, आपको कमेंट्स में बताना है। आप कमेंट्स नहीं करते हो क्योंकि, ठीक है। तो जिस तरह मैं अपने मेंस के नोट्स मेरे हैं, मैं आपको वही दिखा दूंगी, तो आपकी भी उससे प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला, ठीक है, कि भारत में अंग्रेजों का आगमन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है। बुक्स में लिखा रहता है ना, हार्ड लैंग्वेज समझ नहीं आता कि भारत में जो अंग्रेज आए वो आए किस तरह से। तो नोट्स के जरिए आपको बहुत इजी वे में समझ आएगा भारत में अंग्रेजों का आगमन, कि भारत में अंग्रेज आए किस तरह, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, और आपको वीडियो देख के वीडियो को समझना है एंड पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। और हाँ, मुझसे कमेंट्स में बहुत सब ये पूछते हैं कि ये कौन सी बुक से है, तो ये किसी बुक से नहीं है, ये किसी बुक से नहीं है, ये मेरी जो है क्लासेस के नोट्स है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1498 1498 में पुर्तगाल वहाँ का एक नागरिक था। कौन? वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा जो व्यापारी बनने को निकला था कि मैं व्यापारी बनूंगा, व्यापार करूंगा, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है 1498 में वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कई बुकों में पढ़ा है आपने ये बात, ठीक है। अब केरल के कालीकट बंदरगाह पर जो एक राजा का शासन था वहां पर, वो राजा कौन था ये नाम नहीं पढ़ा होगा आपने, वो राजा था जमोरिन। तो जमोरिन वास्को डी गामा ने इससे पूछा कि क्या हम आपके यहाँ व्यापार कर लें, तो उसने कहा ठीक है, आप व्यापार कर लो, कोई बात नहीं। वास्को डी गामा सामान लेके यूरोप पहुंचा। वास्को डी गामा ने क्या हुआ, सामान लिया और यूरोप पहुंचा, और इस सामान से 60 गुना पैसा कमा लिया। वास्को डी गामा ने क्या किया, वहां से सामान लिया और सामान लेकर वो यूरोप पहुंचा, यूरोप में उस सामान को 60 गुना बेचा और पैसा कमा लिया। सामान में क्या था, सामान में मसाले थे, ठीक है। अब पुर्तगाल ने 1503 में प्रथम कंपनी लगाई। पुर्तगाल ने जो भारत में कंपनी स्थापित की थी, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। अब पुर्तगाल ने सोचा कि मैं ऐसे ही सामान लाऊंगा, यूरोप में बेच दिया करूंगा तो काफ़ी मुनाफा हो जाता है। तो पुर्तगाल ने क्या करा, 1503 में प्रथम कंपनी लगाई। कहाँ पर? भारत में। अब ये सामान कहाँ से लाया था, ठीक है ना। आप पूछो कि सामान कहाँ से लाया था, ये सामान भारत से लेके आया था। वास्को डी गामा ने भारत से जो सामान लिया, फिर वो यूरोप गया, उसे 60 गुना मुनाफे पर बेचा। तो उसने कहा ये तो काफ़ी मोटा मुनाफा हो रहा है, तो उसने सोचा, पुर्तगाल ने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे कंपनी लगा रहे। तो उन्होंने 1503 में प्रथम कंपनी लगाई। 1505 में अब उन्होंने अपना एक गवर्नर भेजा भारत में। वो कौन था? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब पता चल गया ये कहाँ से आया था। पुर्तगाल ने, जो पुर्तगाली निवासी थे, उन्होंने 1505 में गवर्नर भेजा था भारत में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको जिम्मेदारी क्या दी गई थी, इसको जिम्मेदारी दी गई कि भारत और पुर्तगाल के जो व्यापारिक संबंध है, जो हम वहाँ से व्यापार करते हैं, उसमें नियंत्रण स्थापित करो, कि भारत से व्यापार सिर्फ पुर्तगाल ही करेंगे, कि हम ही व्यापार करेंगे, कोई और ना करे। जिस तरह हम मुनाफा कमा रहे हैं यूरोप में सामान बेच के, कोई और ना कमा पाए। अगर सभी ऐसा करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे हम, जब सबका ही व्यापार एक से हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए भेजा था से व्यापार नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अब इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कहते हैं शांत जल की नीति। एग्जाम में पूछा जाता है शांत जल की नीति किसके द्वारा कब बनाई गई, तो पुर्तगाल के द्वारा और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पे बनाई गई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा व्यापारिक संबंधों पर इतना नियंत्रण नहीं कर पाया, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। तो पुर्तगालियों ने क्या कहा कि भाई तुम रहने दो, हम एक दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं। अब उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को भेजा, वो कौन था? अब उन्होंने 1509 में भेजा, ठीक है ना। पहले तो 1505 में भेजा था, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1509 में उन्होंने भेजा अल्बुकर्क। आपको सन याद रखने हैं, 1505 में कौन भेजा और 1509 में कौन भेजा? अल्बुकर्क भेजा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क। भारत आते ही छोटे छोटे क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त की और इसने यहाँ पर सती प्रथा को खत्म करवाया। सती प्रथा को खत्म करवाने का भी उद्देश्य था एक, कि पुर्तगालियों का भारत में विवाह कराना, कि पुर्तगाली क्या करेंगे, विवाह करेंगे। क्योंकि सती में क्या होता था कि अगर किसी का पति मर जाता था तो वो भी उसके साथ मर जाती थी। तो अब उन्होंने सती प्रथा को खत्म करवा दिया, तो जो उनकी विधवाएं थी,
ठीक है। पुत्रकारियों का भारत में विवाह करना कि हम उनसे विवाह कर लेंगे ताकि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो और ज़्यादा पुत्रकारी निवासी और वे शासन कर सके यहाँ पर। मतलब इसमें भी देखो कि मतलब क्या बात थी इनमें भी, है ना, इन्होंने किस तरह से किया। अभी बात सिर्फ हम पुत्रकारी की कर रहे हैं, अभी कोई अंग्रेज वगैरह कुछ नहीं आया है। आगे क्या होता है 1510 में, सन याद रखने हैं, फिर से कह रही हूँ। 1510 में अरबुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इनका पश्चिम क्षेत्र जो गोवा है वो छीन लिया। यहाँ पर भी उन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया। अब पुर्तगाली लोग गोवा में भी शादी करने लगे। 1560 तक पुर्तगाल ने अरब सागर हिंद महासागर में समुद्री साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब वहाँ से कोई जहाज गुजरता तो उसको उससे ये टैक्स लेते थे। टैक्स मतलब इसको उस टाइम पे कहा जाता था कॉर्टेस। अकबर के जहाज़ों को भी कॉर्टेस देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। पुर्तगाली फसल जो थी तंबाकू, अमरूद, आलू, लाल और मिर्च। काली मिर्च नहीं है, ये सिर्फ मिर्च है, ठीक है। कभी आप काली मिर्च लिख लो, मिर्च। ये सब ये भारत लेके आए थे। भारत में जहाज निर्माण भी पुर्तगाली लेकर आए थे, प्रिंटिंग प्रेस भी यही लेके आए थे। अब 1596 की बात करते हैं। नीदरलैंड के लोग भी भारत में इंटरेस्ट लेने लगे। नीदरलैंड जो ये पहले हॉलैंड हुआ करता था और नीदरलैंड के निवासियों को डच बोलते हैं, ठीक है। ये भारत से जो है सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। कौन? डच। 1596 में डचों का भारत में आना जाना शुरू हो गया। अब डच भी आने लगे। पुर्तगाली आई, उसके बाद अब डच आने लगे। 1602 ईस्वी में डचों ने भारत में व्यापारिक कंपनी स्थापित की। जो पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापित की थी भारत में वो प्राइवेट थी, लेकिन जो डचों ने की वो कौन सी सरकारी कंपनी, पूछा जा सकता है। डचों के बाद भारत में ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी। पहले कौन आएगा? पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर कौन आई? ब्रिटिश, और फिर फ्रांसीसी आएंगे। अब 1599 में भी क्या हुआ? ब्रिटेन की महारानी थी जो एलिजाबेथ प्रथम, नाम याद रखना है। लोग इनसे अनुमति मांगते हैं कि हम लोग पूर्वी एशिया में जाए, वहाँ व्यापार करें। पूर्वी एशिया मतलब इंडिया में जाए, ठीक है। तो इन्हें अनुमति दे दी एलिजाबेथ प्रथम ने। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। व्यापारिक कंपनी को, व्यापार ब्रिटेन, अब अंग्रेजों का शासन हो गया, ठीक है ना, होने वाला है। तो ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे ना पहले, उन्होंने भारत पे एकदम से अधिकार नहीं जताया था। उन्होंने पहले भी व्यापार करने के लिए आए थे और सिर्फ 15 वर्षों के लिए। शुरू में उन्हें सिर्फ 15 वर्षों की मोहलत मिली थी। 1608 में क्या हुआ? ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस वो भारत पहुंचा और मुगल शासक जहांगीर से उसने मुलाकात की। 1611 की बात करें तो मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर ली इन्होंने। किसने? ब्रिटिश नागरिकों ने। लेकिन ये सूरत में भी फैक्ट्री बनाना चाहते थे। अब सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए इन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे स्वाली का युद्ध कहा जाता है। स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ ये युद्ध हुआ था ना स्वाली, तो सूरत के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ अंग्रेज और पुर्तगालियों में युद्ध हुआ। इसे कहा जाता है स्वाली का युद्ध। पूछा जा सकता है कब हुआ था? 1612 में, ठीक है। अब 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर दी गई। अब अंग्रेजों के पैर भारत में जमने शुरू हो गए, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने पुर्तगाली को हरा दिया तो छोटी छोटी इस तरह क्षेत्र जीतकर उन्होंने पूरे हमारे भारत पर कब्जा कर लिया था। 1615 में क्या हुआ? जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा। इसकी मुलाकात भी जहांगीर से हुई। 1616 में कालीकट व मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब कालीकट और मछलीपट्टनम में भी की। 1639 में मद्रास में फोर्ट जॉर्ज बनाया अंग्रेजों ने। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स बनाया। हर जगह तो ये अधिकार करते जा रहे हैं। 1664 में फ्रांसीसी पे भारत आ गए, मतलब पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, ब्रिटिश लोग, अब फ्रांसीसी पे आ गए। उन्होंने कहा कि अब हम भी व्यापार करेंगे, हम क्यों पीछे हटे। इनका टकराव किससे हुआ? ब्रिटिश से, यूरोप में भी था। इनका जो टकराव था वो मतलब अंग्रेजों से था, और वो अब से नहीं है, वो यूरोप में भी था। अब क्या हुआ? अब युद्ध शुरू होते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है कब? 1740 से 1748 तक। दूसरा युद्ध होता है कर्नाटक का 1749 से 1754 तक। तीसरा होता है 1756 से 1763। ये किसके बीच हो रहा है ये युद्ध? ये युद्ध हो रहा है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच, ब्रिटिश व फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध जिसको कहा जाता है, ठीक है। इतना आया आपको समझ? अब हम आगे देखते हैं। फ्रांसीसी व ब्रिटिश दोनों व्यापार करने लगे। ये कहाँ? भारत में। मुगल शासन भी कमज़ोर पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा कमज़ोर? क्योंकि औरंगजेब जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, उसके बाद कोई शासक शक्तिशाली नहीं हुआ। 1739 में एक विदेशी व्यक्ति नादिर शाह मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर देता है। नादिर शाह, ठीक है। अब अंग्रेजों की निगाह इस क्षेत्र पर टिक गई। ज़्यादा बंगाल क्षेत्र पर उनकी नज़रें टिकी अंग्रेजों की। क्यों? क्योंकि उस समय जो बंगाल की बात करें ना, तो उसकी भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी। इसको कहा जाता था मतलब सोना उगलने वाली भूमि उस टाइम पर। तो अंग्रेजों ने सोचा हम इस जगह को, इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर ले।
तो बंगाल का नवाब उस टाइम पर कौन था? मुर्शिद कुली खान। बंगाल में इसकी राजधानी थी, वो कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। अब 1717 से 1727 तक इसने शासन किया था। इसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद इसका उत्तराधिकारी मतलब इसका दामाद बना, वो कौन था? शुजाउद्दीन खान। 1727 से 1729 तक इसने शासन किया। शुजाउद्दीन खान के बाद इसका बेटा इसका उत्तराधिकारी बना, बंगाल का। बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन? सरफराज, 1729 में। अब सरफराज के बाद अलीवर्दी खान बना। अब अलीवर्दी खान में क्या हुआ? इसकी 3 बेटियां थी। सबसे छोटी बेटी का एक बेटा था सिराजुद्दौला, याद रखना है आपको। इसने 1756 में फोर्ट विलियम जीता। अब अंग्रेजों से इसका युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला जो है कहते हैं इसलिए हारा है क्योंकि इसके अपने ही सेना के सेनापति ने इसके साथ गद्दारी कर दी थी। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, 8th क्लास की हिस्ट्री में है ये। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेज बिना लड़े ही यह युद्ध जीत गए, यह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला की सेना के सेनापति था मीर जाफर, जिसको गद्दार कहा जाता है, मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसने अपनी सेना वो लाया ही नहीं। अब जब सेना नहीं है तो कैसे होगा? तो सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज बिना लड़े ये युद्ध जीत के 1757 में इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। 1764 में आता है बक्सर का युद्ध होता है। अब व्यापारी थे जो भारत में, वे अब भारत के शासक बन गए। मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा अब हम व्यापार नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जो है शासक बनेंगे, शासन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजों का क्या होता है? भारत में आगमन होता है। भारत में अंग्रेजों की कंपनी, भारत में अब अंग्रेजों ने क्या लगाई? अपनी कंपनी स्थापित करी। कौन सी? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की शुरुआत हो गई, ठीक है। आगे है ब्रिटिश का शासन, जो दो तरीके से होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया है मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भारत में अंग्रेजों का आगमन। मैं कह रही हूँ अगर आपने ये कर लिया ना, आप मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए ना आप आराम से कर दोगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बताना है। और मैं जितने भी आपको मेंस के लिए नोट्स दिखा रही हूँ ना, आपको वीडियो को पॉज करके बनाते चलना है। ये आपकी काफ़ी मतलब अभी नहीं, आगे भी आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जिस तरह मैंने प्लेन पेपर पे बनाई है ना नोट्स, और ये मैंने हाईलाइट किया है, आपको भी ऐसे ही करने हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर दिया करो, सीधे नज़र उस पर ही जाती है।